और उम्मीद है मुझे आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग इतनी गर्मी में वक्त निकाल के यहाँ आ पाए हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे आ गए हैं, पता नहीं मुझे कि कितने बच्चों को या किस ग्रुप में शेयर किया गया है, पर जितने भी आ गए हैं ये बहुत है हमारे लिए। अच्छा, एक बात, जैसे कि अभी एसडीसी के बारे में जनाब ज़ीशान साहब कह रहे थे कि ये हम लोग बच्चों के थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। एसडीसी का अपना एक मकसद है कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ तो सिखाएं, यानी आपको डिजिटल मार्केटिंग, टैली, अकाउंटिंग, इस तरह के कोर्सेज सिखाएं। साथ साथ ये भी हो सके कि किस तरह से हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी के सही फैसले ले सकते हैं, ठीक है। दुनिया में सियासत है या मज़हब है, इसका इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, हम, ठीक है। आज इस तरह का एक पहला सेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, द थिंकिंग रिवोल्यूशन, यानी इवॉल्विंग माइंड का थिंकिंग रिवोल्यूशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि तारीख़ी तौर पर, यानी इंसानों की ज़िंदगी में जो सफ़र हुआ है उसमें कैसे उनके शऊर का योगदान है, ठीक है, या उनके शऊर का हिस्सा क्या है, हम ये बारे में ज़्यादा बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस फ्रेज़ पर यानी थिंकिंग रिवोल्यूशन पर ही डिस्कशन करते हैं। देखिए, थिंकिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सामने पैदा होने वाले किसी मसले पर, किसी ऑब्जेक्ट पर गहराई से मुताला करते हैं, उस पर सवाल कायम करते हैं, ठीक है। सदियों से आने वाली किसी प्रथा पर, किसी सोच पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसको सही से मुताला करना चाहते हैं, ये थिंकिंग है। और रिवोल्यूशन क्या है कि हम एक ओल्ड सिस्टम को या तो रिप्लेस कर देते हैं या तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अगर ये फ्रेज़ मिल जाए, यानी हम कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रास्ता ईजाद करते हैं जिससे हम अपने आने वाले मसाइल का हल करते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थिंकिंग रिवोल्यूशन का काम यही है। तो ये तो हम इसकी फ्रेज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक बात और समझ लीजिए आप, जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो जंगें हैं ना, वो हथियारों से लड़ी गई हैं, ठीक है, चालबाजियों से लड़ी गई हैं, स्ट्रेटजी से भी लड़ी गई हैं। लेकिन एक जंग है जो इंसानों ने शऊर की जंग लड़ी है। यानी हर बार ऐसा नहीं होता कि जंगें सिर्फ़ और सिर्फ तलवार और तोपों से लड़ी जाती हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो जंगें होती हैं, जो इनकलाब होता है, वो सोच की बुनियाद पर कायम होता है। यानी हम सबसे पहले कुछ सोचते हैं, फिर जब हम सोचते हैं वो हमारे लिए इरादा, हम उस पर इरादा इख्तियार करते हैं। जब हम इरादा इख्तियार करते हैं फिर हम अमल में लाते हैं। जब अमल में हम ले आते हैं तब नतीजा बरामद होता है। फिर वो अगर हमारी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है तो पर्सनल नतीजा हमको मिलता है, सोसाइटी के लिए रखता है तो सोसाइटी को उसका फ़ायदा हासिल होता है, उसका नुकसान हासिल हो सकता है। कहानी हम शुरुआत करते हैं बिग बैंग से। हम सब मैं इतना समझता हूँ कि बेसिक साइंस तो हम सब लोगों ने पढ़ी है। हम ये जानते हैं कि जो पूरी कायनात जो हमने देखी है, जो कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, अभी तक तो सिर्फ हम इस दुनिया में ही घूम रहे हैं, तो पूरी कायनात, जितनी भी कायनात है इस दुनिया में, जितने भी सितारे, चांद, सूरज, जो कुछ भी है जिस प्लेनेट के बाहर है, वो सब कुछ कैसे बना? वो बना एक कॉस्मिक एग के एक्सप्लोजन से। ये बात हम साइंटिफिकली और एकेडमिकली जानते हैं, एज़ पर आवर नॉलेज। जितनी साइंस अभी तक दरियाफ्त हो पाई है, हमें इसकी नॉलेज ही है कि सब कुछ एक तरह का कॉस्मिक एग था और ये फट गया। जब ये फट गया तो क्या हुआ? स्पेस टाइम का फैब्रिक बन गया, साथ साथ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट बन गए। फिर सदियों तक चलता रहा। ऐसा कब हुआ? ये सबसे पहले हुआ कॉस्मिक रेडिएशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। कब हुआ? ये सबसे पहले हुआ 13,800 करोड़ साल पहले। इसके बाद आज से तकरीबन 4500 करोड़ साल के बाद क्या हुआ कि जब ग्रेविटी के थ्रू वो सोलर नेबुला ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट हुआ तो ये पूरी कायनात में हमारे सामने ये प्लेनेट बना, हमारी अर्थ भी तब बनी। फिर उसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ, सबसे पहली इस पृथ्वी पर लाइफ पैदा हुई, ठीक है। हाँ, स्मिथसोनियन रिसर्च के अकॉर्डिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है, कि इंसान की उम्र 3 लाख साल बताई जाती है। यानी इंसान आज से 3 लाख साल पहले, इंसानों का क्या आप कह सकते हैं, सारी इंसानियत की जो उम्र है वो इस पृथ्वी पर 3 लाख साल की है। ये सब कुछ बातें एकेडमिकली भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ? हम जानते हैं कि 3 लाख साल पहले का जो इंसान था उसने जब सफ़र तय करा तो उसके बारे में हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी किताबों के अंदर, नोमैड या हंटर एंड गैदरर्स। यानी क्या था? वो समूह में रहते थे, शिकार करते थे और खाना खाते थे। फिर हमको पता है कि इसके बाद इंसानों ने सफ़र कैसे तय किया। ऐसा करते करते वो गुफाओं में घर बनाते थे। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने जो है वो पत्थर से बनाने में हथियार निकाल लिए, आग की खोज कर ली, पहिए का आविष्कार हो गया। जब जब कोई चीज़ इंसानी इर्तिका का हिस्सा बनती रही, वहाँ समाज सेटलमेंट होता रहा। इसके बाद हमारे सामने हम देखते हैं कि जब नोमैडिक जो ह्यूमंस थे, जो हंटर एंड गैदरर्स थे, जब वो साथ में, क्योंकि वो क्या साथ में रहते थे, शिकार करते थे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हुआ, कुछ रस्म और रवाज ही बने। 12,000 साल पहले सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ।
अब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्या है? जब इंसानों ने खेती बाड़ी को बतौर, आप कह सकते हैं, इल्मी हैसियत से कबूल कर लिया और उसे करना शुरू कर दिया। यानी खेती बाड़ी इंसान जान गया कि फला बीज फला मौसम में उगाए जा सकते हैं, फला जानवर फला जगह पाए जाते हैं, ठीक है। जब इंसानों ने इस दुनिया में इतने सालों तक रहने के बाद ये इल्म हासिल कर लिया इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के ज़रिए, तो फिर उन्होंने क्या करा, जब खेती बाड़ी कर लेगा तो आदमी क्या करेगा, वहाँ रुक जाएगा, अपने खेत बाड़ी की हिफाजत करेगा। अब जब इंसान रुकने लग गया, अभी तक इंसान क्या था, घूम रहा था, जहाँ पाता था खाना वहाँ चला जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, इंसान रुका। जब रुक गया पहली बार तो सेटलमेंट शुरू हो गया, छोटे छोटे बस्तियां आबाद होने लग गई, बस्तियों से गांव बनने लग गए, गांव से शहर बनने लग गए, शहर से जनपद महाजनपद बनने लग गए। अब इन सबको गवर्न करने के लिए लॉ चाहिए, लॉ को लागू कराने के लिए एक राज्य भी चाहिए, राज को देखने के लिए एक राजा भी चाहिए। धीरे धीरे इंसानों ने बड़ा इर्तिका किया। 5000 साल तक क्या हुआ, फलसफा चलता रहा। सुकरेट के बारे में अगर आप जानते हैं, सुकरेट एक फिलोसफर है। अब सुकरेट के फिलोसफर से क्या हुआ कि सुकरेट से पहले के जो फिलोसफर है उनको कहा जाता है प्री सुकरेटियन फिलोसफर। उनके एक वो एज रही जहाँ इंसानों ने इस बात के बारे में सोचा कि आखिर ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कैसे बनी है, ये दुनिया का अंत क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छा होना क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। ये सारे सवाल इंसानी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं कि बहुत ही मरकज़ी हैसियत रखते रहे, यानी सेंट्रल थॉट रहे। इंसान इन चीज़ों को हल करना चाहता था। तो 4 से 5000 साल तक तो फ़लसफ़े ने बात करती रही। फिर बाद में फ़लसफ़े ने जब इस बात को तय किया कि वो इस कायनात के हकीकत को जानेगा, तो दो फ़लसफ़े के अंदर दो थॉट पैदा हुए। बुनियादी तौर पर यही दो थॉट है, इस कायनात की हकीकत है वो हमें कहाँ मिलेगी। तो जो अरस्तु के फ़लसफ़े के मानने वाले थे, जो अफलातून के फ़लसफ़े के मानने वाले थे, उनमें दो तरह के डिवीज़न हुए। एक ने ये माना कि इस कायनात की हकीकत कायनात के बाहर है, और जो कायनात के बाहर है हम उसे परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी कायनात तो स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है। जब कॉस्मिक का एक्सप्लोजन हुआ तब हमने देखा, हम जो कुछ देखेंगे वो स्पेस एंड टाइम के अंदर होगा। जो कुछ भी हम देख पाएंगे किसी टूल्स के ज़रिए देख पाएंगे, अपनी आँख के ज़रिए देख पाएंगे, इस कायनात के किसी हिस्से में जाके देख पाएंगे, वो स्पेस एंड टाइम के अंदर बना है। तो अब हमें स्पेस एंड टाइम के बाहर की हकीकत क्या हमें पता ही नहीं है। वो दूसरे ने कहा कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो पूरी हकीकत ये कायनात खुद है। यानी दो तरीके हो सकते हैं, या तो कायनात को बनाने वाला कायनात के बाहर रिलाई करता है, या तो खुद कायनात ही बनाने वाली खुद की है। यानी इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। ये फ़लसफ़ियों का मानना था, मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फ़लसफ़ी इस सवाल को हल करना चाह रहे थे, ठीक है। अल्लाह ताला अपने कुरान में इस तरह की बात इरशाद फरमाते हैं कि तुम क्या सूरज और चाँद के चलने को नहीं देखते, क्या तुम दिन रात को नहीं देखते, ये निशानियाँ हैं तुम में से जो अक्ल वाले हैं। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही गई, ये बात इंसानों की बात की गई। ये वो कैलिबर है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर रखा है कि जब तुम गौर करोगे, जब तुम फिक्र करोगे तो तुम्हें नतीजे बरामद होंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। आज अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अर्थ का डायग्राम देखें, तो हमारे बच्चों की आप देखते हैं क्लास 6-7 में एक ऑर्बिट बना होता है, पूरा एक सिस्टम, सोलर सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है कि आज से 10 हज़ार साल पहले इंसान इसको कैसे देखते थे? इसको ऐसे देखते थे, यानी ये बस पृथ्वी थी और ये आसमान था और ये इंसान था, और ये आप इनक्लोज देख रहे हैं, इसी में कायनात ख़त्म हो गई थी। 10 हज़ार साल 20 हज़ार साल तक इंसान समझता था कि बस ये ज़मीन है, ये आसमान है, बीच में वो है, बात ख़त्म। यानी इंसानों ने यही तवक्को करी थी। तो पहली बार क्या हुआ, आज से 6 BCE में, यानी कि हज़रत ईसा के पैदा होने से 600 साल पहले एक फ़िलासफ़र पैदा, उनका नाम था एनेक्सिमेंडर, ठीक है। ये प्री सुक्रेटियन फ़िलासफ़र है। उन्होंने क्या करा, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि अगर ऐसा है तो जब सूरज और चाँद गर्दिश करता है, सूरज निकल के डूब जाता है, चाँद निकलता है, तो कैसे होता है कि सब कुछ बराबरी से हो रहा है। तो उन्होंने एक दूसरा मैप दिया, यानी ये एक कायनात है, ये सब चारों तरफ से इंसान है, आसमान है, ये अर्थ है। अब क्या हो रहा है कि ये अर्थ घूम रही है आसमान में, इसी वजह से आप दिन और रात को होते हुए देख रहे हैं। पर क्या ये परफेक्ट मैप है? नहीं, ये आप आज की नॉलेज में कह रहे हैं। फिर इंसानों ने इसी के साथ ज़िंदगी बिताई, 200-300 साल गुजार दिए। उसी वक्त पाइथागोरस और पार्मेनिडिस, ये दो लोग थे। इनमें से किसी ने कहा कि भाई ये क्या हो सकता है कि ये जो अर्थ है इसका जो शेप है ना वो कुछ स्फेरिकल होना चाहिए, तभी तो ये बिल्कुल इक्वली जो है वो घूम रही है ना। ये चौकोर हो सकता है, क्योंकि चौकोर होगा तो पॉसिबल नहीं है। अरस्तु ने इस बात को आर्गुमेंट के तौर पे पेश किया, और अरस्तु ने ये नक्शा दिया सबसे पहला। ये वो नक्शा है जिसे मैं कह सकता हूँ कि शेक्सपियर और दाते ने इस नक्शे को अपने स्कूल में पढ़ा है। इसमें क्या, अर्थ सेंटर में है, आप बीच में हैं और सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। इंसानों ने और तरक्की करी, यहाँ तक कि कोपरनिकस आए,
कोपरनिकस ने ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने एक नया नक्शा पेश किया हमारे सामने, वो ये था, इसमें सन जो था वो सेंटर में था, और हम देखिए हमारे साथ मून है और ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ऑपोजिट एक्सिस घूम रहा है, और इस तरह करते करते हम पूरा एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। पता आपको यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लग गए? 3100 साल। ये हमारे पास आज की हबल टेलीस्कोप के बाद हम लोगों ने निकाला। ये वो नक्शा है जो सबसे आखिरी में इंसानों ने दरियाफ्त किया था। हम इसमें कहीं एक पॉइंट में हैं, यानी कायनात हमारी और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा वसी है। हम और आप इसमें कहीं रिलाई करते हैं किसी एक पॉइंट में, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर सोचिए आप, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, पूरी मिल्की वे है, ऐसी कई गैलेक्सीज हैं। इंसान आज तक इसकी दरियाफ्त नहीं कर पाया। यानी हमने क्या देखा कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं इतने वक्त से, कि पहले एक इनक्लोज में अर्थ था, स्काई थे, इंसानी इल्म तरक्की कैसे करता है ऐसे ही करता है। अगर हम आज ये कहते हैं कि हमने इससे पहले जो कुछ पढ़ा था वो सब वेस्ट, उसको किताबों से निकाल दो, तो हम कभी इसकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। यानी पहले पहिया ही बनेगा तब जाके इंसान इंजन बना पाते हैं। पहले हम कुछ सोचते हैं, एक कहानी गढ़ते हैं, वो कहानी सच होती है, वो कहानी झूठ होती है, हम उस कहानी पे तहकीक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरी हकीकत दरियाफ्त कर लेते हैं। साइंस थिंकिंग रिवोल्यूशन की सबसे अच्छी मिसाल क्यों है? क्योंकि साइंस में ये नहीं बताया जाता कि जो आपको मिल गया है वो आखिरी है। साइंस में ये बताया जाता है कि इसके अलावा भी कुछ मुमकिन हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। क्या ये जो कुछ हो रहा है इसका कोई प्रोसेस है? क्या हम इसे किसी रिसर्च में ला सकते हैं? आप देखें ना, गौतम बुद्ध बहुत बड़े फिलोसफर हैं गौतम बुद्ध, यहाँ तक कि उनके नाम से एक रिलीजन भी जो है वो रिनोट है। क्या जानते हैं हम गौतम बुद्ध के बारे में? कि गौतम बुद्ध ने कहा कि आखिर क्या ऐसा है कि इंसान को सफरिंग यानी कि दुख पहुँचता है। तो उन्होंने इसके बारे में पूरी फिलॉसफी है, मैं कुछ 2 लाइनों में उसका अर्ज कर रहा हूँ, मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता 2 लाइनों में बोल करके। वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम इंसान मोह लगा लेते हैं इस दुनिया से। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हमें इसके डिटैचमेंट से हमें क्या होता है, तकलीफ़ पहुँचती है। तो उन्होंने क्या करा, उनके यहाँ पे जो कुछ बेस्ड है वो है कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। यानी वो एक सफ़र करते हैं रियलिटी का, सब कुछ हमारा डिटैचमेंट होना है इस दुनिया से। और खुद गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया और अपने इस जर्नी पे निकल गए। तो इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, यानी इंसानों को एक नई दिशा दी गई है, वो 2 जगह से मिलती है। गौतम बुद्ध की जगह से मिलती है, उनके दर्शन से मिलती है, और एक हज़रत ईसा की तालीमात से मिलती है। यानी जहाँ पर कानून पर तो अमल करने के साथ साथ ये बताया गया कि माफ़ी देना सीखो, रहम करना सीखो, ठीक है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना सीखो। यहाँ तक कि उनके शागिर्दों ने कहा, और वो बाइबल के उनकी इंटरप्रिटेशन में वो बात भी कोट है कि अगर तुमने ऐसा सुना है कि तुम अच्छों के साथ अच्छा करो और बुरे पड़ोसियों के साथ ही बुरा करो, तो कहते नहीं ईसा की तालीम ये नहीं है। ईसा मसीह की तालीम तो ये है, अच्छों के साथ अच्छा करो, यहाँ तक कि तुमको जो परसिक्यूट करे उसके बारे में भी दुआ करो। ये ईसा की तालीम, यानी अल्लाह ताला की जो तालीमात होती हैं, उसकी जो हिदायत होती हैं, वो इंसानों पे क्या करती हैं, सोच पर अटैक करती हैं। कैसे अटैक करती हैं? पैगंबर आकर के हमें प्यूरीफाई करते हैं, हमारे दिल को प्यूरीफाई करते हैं, हमारे थॉट की प्यूरीफाई करते हैं। आप तसव्वुर करें कि अरब के अंदर एक ऐसा रवाज हो कि यहाँ पर बच्ची पैदा हो और उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाए, और इसको कैसा करने को कोई बुरा ना समझा जाता हो, मतलब कि कर दिया गया है, कर गुजर जाते हैं लोग, कोई क्वेश्चन नहीं करता इस बात पे। उस ज़माने में ये बात कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये वो पहला जिहाद है जो करा गया है। यानी क्या करा गया है, आप लोगों के सोच बदली गई है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि मदीने के अंदर रहने वाले बनु औस और खजरज के लोग थे, वो क्या करते थे, उनके यहाँ सदियों से जंग चल रही थी। वो एक ऐसी जगह है अरब के अंदर जो ट्राइबलिज्म था कि वो अगर जंग शुरू कर लें तो जंग को ख़त्म करना उनके यहाँ पे कमज़ोरी समझी जाती थी। जो जंग करता है वो सदियों जंग करना चाहता है, जो जितनी ज़्यादा जंग लड़ सकता है, जितने ज़्यादा खून बहा सकता है, उसे उतना बड़ा बहादुर समझा जाता है। उनके बीच आकर के अल्लाह ताला की वो हिदायत, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक वही बेहतर है जो कि तकवे वाला है। अब वो तकवा क्या है? वो है अच्छे काम करना, लोगों को माफ़ कर देना, लोगों के बुराई का सलूक भी अच्छे से देना। उस पूरे माशरे को ऐसा चेंज कर दिया कि आप देखें अरब मुत्तहिदा कायम हो गया। यानी कि अंसार से लेकर कुरैश तक आपके ज़माने में मदीना स्टेट कायम हो गई, और आपके जाने के बाद 4 खुलफाए राशिदीन उस स्टेट को चलाया। ये क्या था? ये इनकलाब बर्पा किया था आपने। यानी इंसानों की ज़िंदगी में जितना किताबों का असर है, इस कायनात का असर है, मज़हब का भी मज़हब की जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है वो ये है कि वो हमारी सोच बदलता है। अगर वो हमारी सोच नहीं बदल पा रहा, हमको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो या तो वो हम में प्रॉब्लम है, तो मज़हब में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम जितना तो जानते हैं कि मज़हब में तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो इस तरह से अल्लाह के पैगम्बर ने इनकलाब बर्पा किया। कुरान में तदब्बुर की बड़ी दावत दी गई। तदब्बुर क्या है? तदब्बुर का मतलब है
कि अल्लाह ताला ने कुरान में तदब्बुर की दावत दी है कि आप ये जो आयतें आप पर पढ़ी जाती हैं, इसे पढ़ने के अलावा, इसे याद करने के अलावा इस पर गौर करें, इस पर फिक्र करें, इसको सोचे समझे। ये तदब्बुर की मीनिंग है। जो हमारा ईमान है उसके लिए उसका जो मदार जो है वो अक्ल और फिक्र को दिया गया है कि हम में से हमारा ईमान कब मजबूत होता है, जब हम अल्लाह ताला की कायनात पे गौर करते हैं, हम अल्लाह ताला के हिकाम की हिकमत समझते हैं, उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उन्हें मुँह गिर नहीं पड़ते, ये उसको समझते हैं फिर अमल करते हैं। तदब्बुर का मतलब है किसी भी मसले की सही तहकीक करना, उसे पढ़ना, समझना, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और समाज में उसका असर दिखाना, अपनी ज़िंदगी में उसका असर दिखाना। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलीजन इज़ नॉट ब्लाइंड फेथ बट क्रिटिकल कॉन्शियसनेस रूटेड इन डिवाइन ट्रुथ। हिंदू उपनिषद की बात करना चाहूँगा कि हिंदू उपनिषद में क्या हुआ, जो चंदोग्या उपनिषद है उसके अंदर तत्वमसि का कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलॉसफी है। इसमें क्या हुआ कि रिचुअल से निकाल दिया गया समाज के लोगों को, यानी बताया गया तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ किसी रस्म और रवाज को अदा करने के लिए नहीं है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई। तुम्हारी ज़िंदगी इसको अदा करने से भी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? उनमें कहा गया कि ट्रुथ लाइज विद इन, यानी हकीकत तुम्हारे अंदर है, तुम कहाँ बाहर ढूंढने जा रहे हो, तुम अपने आप को संवारो, सब कुछ संवर जाएगा। और आप देखें कि मज़हब जब इस तरह के थॉट पेश करता है तो लोग ज़्यादा जल्दी इसको कबूल कर लेते हैं, और चीज़ों के मुकाबले में लोग मज़हब को ज़्यादा जल्दी कबूल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल रिवोल्यूशन की। क्या हुआ पॉलिटिकल एंड सोशल रिवोल्यूशन? हम जानते हैं कि राजाओं का ज़माना था, राजा राज्य करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। आज डेमोक्रेसी देखते हैं तो लिटरेचर के थ्रू रूसो, वोल्टायर और जॉन लॉक, इन लोगों ने इतनी किताबें लिखी, इतना लिटरेचर लिखा और इंसानों को फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस के थॉट से रुशनास कराया। इस कदर रुशनास कराया कि अमेरिका और फ्रांस तख्ता पलट हो गया और वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। आज आप देखें तो यूएन बनने के बाद जितनी भी कंट्रीज है उसमें जो है 80 to 85% जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यानी इलेक्शन कैसे भी हो सकता है लेकिन अपने उसूल में डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो। एवोल्यूशनिस्ट की बात करता हूँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गुलामी है ना, या आप इंसानों को या दूसरे जो कलर्ड पीपल हैं उनको गुलाम बना के रखते हैं, दूसरी नस्ल के लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका के अंदर वो कानून पास कराया और स्लेवरी को इलीगल करवा दिया, एबोलिशन करा दिया गया। आज यूएस के लॉ के अंदर ये बात डिक्लेयर हो गई कि स्लेवरी, कोई भी बंदा स्लेवरी नहीं कर सकता। और एक वक्त तक हम जानते हैं हज़ारों साल तक दुनिया में स्लेवरी थी, लोग गुलाम बना के रखे जाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमें पता चलता है कि थिंकिंग एम्पावर्ड द पावरलेस, यानी सोच क्या करती है? सोच जिनके पास कुव्वत नहीं होती उनको कुव्वत देती है, उनको ताकत देती है। तो अगर हमने आज क्या समझा है, हमने देखा कि इंसानों ने जो गुफाओं में रहता था, पहिया और आग की खोज कर रहा था, उस इंसानों ने आज इस कदर खोज कर ली, उन्होंने आज एआई बना दिया। आज हमारे सामने एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या है वो चैलेंज? कि क्या एआई खुद से कॉन्शियसनेस हासिल कर सकता है? क्या एआई के आने पर सबकी जॉब चली जाएंगी? इस तरह के आप अक्सर यूट्यूब पे जो है बहुत सारे थंबनेल देखते होंगे। अब इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा है, अगर ये एवोल्यूशन रुक जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इंसान एवोल्यूशन के इस दौर में बहुत आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि कायनात की दूसरी हकीकतों को जानेंगे, ज़िंदगी के दूसरे मसाइल हल करेंगे। आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है हमको? तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हैं। एक है डिटेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो एज है वो है इन्फॉर्मेशन की एज, यानी सब कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू फ्लो कर रहा है। आज आपको अगर आप एक टॉपिक गूगल पर सर्च कर लीजिए तो उसके होने के, ना होने के, किस तरह करने के आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सही राह पता नहीं चलेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एज है। तो इस सेशन का, ये सेशन तो सिर्फ एक तरह का इंट्रो है, इसके बाद आपके ऊपर फीडबैक है। यानी आप चाहेंगे तो बाकायदा एक एज अ सीरीज़ फिर हम अलग से फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिर हम अलग से जो है वो रैशनल थॉट पढ़ेंगे, हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे।